शाह और सफ़ीर के तेज़ी से आगे बढ़ते कदम पल में थमे थे। वो चेहरे पर गैसो गज़ब लिए झटके से पीछे मुड़ा। आइंदा मुझे इस नाम से मत बुलाना महाफ़ैज़, इतनी हैसियत नहीं हुई अभी तुम्हारी। वो पल में उसे ज़लील व रुस्वा कर गया और ये वार महाफ़ैज़ के दिल पर पड़ा। सफ़ीर शाह का पहला वार, और न जाने अभी कितने बाकी थे। वो उसकी बात सुने बगैर लंबे लंबे डग भरता वहाँ से बाहर निकल गया। वो जो उसे कहने लगी थी कि ऐसे बाहर निकलना महफूज नहीं, सिसकती खामोश हो गई। आंसू रगड़कर साफ किए और आईने के सामने खड़ी हुई कि नकाहत का एहसास मुंहजोर हुआ, और सामने तो वो सब फरामोश किए, सिर्फ खौफ जैसे एहसास के ज़ेरे असर थी। दुपट्टा जैसे ही उतार कर ब्रश थामा, उसकी निगाहें आईने में पड़ी और अपनी गर्दन को देखते उसका चेहरा फिर से भीगने लगा, जहाँ सब निशानात वाज़े थे उसके शोहर के दिए हुए। उसका दिल पागल होने की हद तक धड़क रहा था। वो भागती बाहर निकली, दवा दें इसे, और दोबारा तबीयत खराबी पर मुझे मत बताइएगा, वो सर्द लहजे में कहता बाहर निकल गया। कुछ देर में माह को आते देख मुलाजमा ने उसे देखा, जिसने सफ़ेद जोड़े पर ढीला सा हिजाब कर रखा था। आपा, किसी को आपने देखा? जी, वो दवा का कहकर गए हैं। आपा चूंकि उनकी सालों की मुलाजमा थी इसलिए उसे बताती बोली तो वो सर हिला गई। वो वाकई काफ़ी असर रसूख रखता था कि इन सालों में मौजूद मुलाजमा और गार्ड को भी बहला फुसलाकर या शायद खौफजदा करके अपनी तरफ कर गया था। हाँ, लोगों को खौफजदा करने के अलावा उसे आता ही क्या है। वो नाश्ता करने लगी। माही आपा ने उसके सामने बैठते उसे मुखातिब किया, लेकिन वो सर नहीं उठा पाई। क्या ये निकाह पसंद का है? वो बोली तो माह ने झट से सर उठाया। क्या उसने उनसे ऐसा बोला था? नहीं, वो निगाहें चुराते बोली। क्या बताती कि वो कितने बुरे तरीके से पेश आया था और हत्थे से ही उखड़ गया था उसकी तबीयत का सुनकर। माह ने बिना जवाब दिए खामोशी से नाश्ता किया और दवा ली। उसे कॉलेज जाना था कि हफ्ते से वो घर पड़ी थी। कॉलेज जाते उसने अपनी वाहिद दोस्त को ढूंढा जो क्लास में ही बैठी नजर आई। ईशा। ईशा से हाथ मिलाकर उसे बुलाया और दोनों साथ बैठ गए। तुमने कब से हिजाब करना शुरू कर दिया माह? ईशा ने हैरत से पूछा। बस आज दिल किया तो, वह आसूदगी से मुस्कुराती बोली तो ईशा ने कंधे उचका दिए। लेक्चर के दौरान वो सफ़ी शाह को बिल्कुल भूल गई थी। पढ़ना उसका पैशन था, लेकिन जब वो परेशान होती तो सब पीछे रह जाता था, बहुत पीछे। तुम्हारे बाबा कब आ रहे हैं? ईशा ने पूछा। मैं भी यही पूछना चाह रही हूँ उनसे। वो तेज़ी से बैग से फ़ोन निकालते अपने बाप का नंबर मिलाने लगी, जो 10वीं बेल पर भी नहीं उठाया गया, और ऐसा पहली बार हुआ था। बाबा कॉल ही नहीं उठा रहे तो भाई को कर लो। नहीं, माँ ने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया। तुम मुझसे डरती क्यों हो इतना? पता नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करते। वो सामने आते हैं तो मेरी सांसें उखड़ने लगती हैं। वो मुझे बेहद खौफजदा कर देते हैं। बाबा की गैर मौजूदगी में मुझे लगता है वो मुझे छोटी सी गलती पर भी मारने से गुरेज नहीं करेंगे, लेकिन मुलाजमों की वजह से शायद रुक जाते हैं। वो सर झुकाए दर्द से बोली। ऐसा क्यों करते हैं वो? ईशा दिलचस्पी लेती बोली। वो मेरे सौतेले भाई है ना। वो बेध्यानी में बोल गई। क्या? ईशा को आज पहली बार पता चला था। मैं चलती हूँ ईशा, ड्राइवर आ गया। वो ड्राइवर की कॉल सुनती उठ गई तो ईशा ने भी कंधे उचकाए। नदीम चचा, आपकी डैड से बात हुई? नहीं बेटा। वो खामोश हो गई। उसका दिल अजीब से एहसास के तहत धड़क रहा था, जैसे कुछ गलत हो गया उसके साथ। वो धड़कते दिल के साथ दरवाजे के पास रुकी और अंदर दाखिल हुई, लेकिन घर में मुलाजमों का जम्मे गफीर बंधा था। वो तेज़ी से आगे बढ़ी। भाई। अशर फैज़ ने मुड़कर उसे देखा। क्या हुआ? सब इकट्ठे क्यों हैं? वो खामोश रहा और उसे सख्त निगाहों से घूरता रहा। डैड अब हमारे दरमियान नहीं रहे, जाओ जाकर कपड़े बदल लो, लोग आ जाएंगे तो मौका नहीं मिलेगा। क्या बकवास है, आपको पता भी है क्या कह रहे हैं आप? वो पहले तो कितने ही लम्हे सुन खड़ी रही, लेकिन अशर के उस पुरतहम्मुल अंदाज पर इस बात को मजाक समझते चीखी। आवाज़ आहिस्ता और दफाओ, जो कहा है वो करो। अशर फैज़ का रोफ़र से कहता बाहर निकल गया, जबकि वो मुलाजमों की शक्ल देखने लगी। आप सब क्यों खड़े हैं? वो तो यूं ही मजाक करके गए हैं। मुलाजमों ने हमदर्दी से उसे देखा। भला अशर फैज़, जो उनको जूते के बराबर रखता था, कहाँ उनके साथ मजाक कर सकता था? वो सही कह रहे हैं, मुलाजमा ने कहा तो वो आगे बढ़ी। फिर एम्बुलेंस की आवाज़ आना बंद हो गई और लोगों का मजमा बढ़ने लगा। वो वहीं सीढ़ियों के पास खड़ी रही और देखती रही। किसी डेड बॉडी को लाकर अंदर रखा गया था। कौन है ये? वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी। आपके डैड हैं माँ बीबी जी, मुलाजमा बोली, और सब मुलाजमों ने उसकी तस्दीक की तो वो उन्हें देखती रही। फिर होशो हवास से बेगाना होती वहीं गिर पड़ी कि सीढ़ियों पर लगी रीलिंग माथे से टकराई और खून ज़मीन पर बहने लगा। क्या मुसीबत है, अजाब है ये औरत। अशर फैज़ को पता लगा तो वो आग बबूला होता उसे देखता दबा दबा सा चीखा। कमरे में पहुंचाओ इसे, बस मरने मत देना।
वो कहता फिर लोगों से हमदर्दियाँ बटोरने लगा जो उसके बाप के मरने पर उसे दे रहे थे। अच्छा था मर गया, वैसे भी आधा पैसा तो जुए में लगाकर ज़ाया कर रहा था। वो फ़ोन को कान से लगाता हुआ बोला। सफ़ीर शाह और बहज़ाद शाह बस बैठे तमाशा देख रहे थे। भाई हमें आगे क्या करना है? आगे हमें और भी मोहतात होना पड़ेगा क्योंकि इस शख्स के ताल्लुकात माफिया से हैं। बहज़ाद शाह सिगरेट फूंकता बोला। तो हम नहीं डरते भाई, आराम से शाह, हम सब सोच समझ कर करेंगे। हमारी एक गलती हमारे लिए किसी भी बड़े नुकसान का पेशगामा हो सकती है। वो फैज़ शाह के मरते वक्त बोले जाने वाले लम्हात को जहन में लाते बोला, क्या इनकी बहन वाकई? वो उसके आगे सोच ही नहीं पाता था क्योंकि वो तो अपनी बहन की मौत का सोग हर रोज़ ही मनाते थे। हमें वहाँ से माह को निकलवाना है। वो जाने लगा जब बहज़ाद शाह की आवाज़ सुनते चौंका और फिर तेज़ी से पीछे मुड़ा। क्यों? क्यों का क्या मतलब है सफ़ीर शाह? बीवी है वो तुम्हारी और तुम जानते हो कि वो शख्स किसी का नहीं, ना हो उसका भाई है, सौतेला ही सही। हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तुम वहाँ से अपनी बीवी को निकलवाओगे। बीवी और निकाह का मतलब समझ आता है ना तुम्हें? और भूलो मत ये तुम्हारा ही फैसला था। और भूलो मत कि ये तुम्हारा ही फैसला था। भाई मैं ये बात कभी भी तस्लीम नहीं करूँगा कि वो मेरी बीवी है। और खामोश रहो। तुम जानते हो कि अब वो वहाँ महफूज नहीं रही। अशर फैज़ उसे पसंद नहीं करता, लेकिन फैज़ शाह की वजह से अब तक उसे माह फैज़ का नाम कांटे की तरह अपनी ज़िंदगी में रखना पड़ा साथ। लेकिन अब वो आज़ाद है। बेहतर यही है कि जैसे उसे नाम दिया वैसे उसे बाहिफाजत निकाल भी लो वहाँ से। बहज़ाद शाह कहता उठ गया तो सफ़ीर शाह ने होंठ भींचे थे उसकी बात पर। बहज़ाद शाह ने अपनी अलमारी खोली और अपनी नई टी शर्ट उस लड़की को दी। और ऐसा उसकी 29 साला ज़िंदगी में पहली बार हुआ था कि बहज़ाद शाह ने अपनी कोई चीज़ किसी औरत को दी हो। वो वॉशरूम में घुस गई फ़ौरन। इसे घर जाना था अब कि उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। बहज़ाद बाहर निकल गया और फिर फ़ौरन ही एक लड़की अंदर आई जिसने बिना कुछ पूछे उसके कपड़े अच्छे से सुखा दिए और फिर उसे दिए। वो फ़ौरन पहनती बाहर निकली और अपना हिजाब उतार कर उसे दिया। हाइफा अपने बाल सुखाने लगी जब दरवाज़ा खोलते बहज़ाद शाह अंदर दाखिल हुआ। दोनों के हाथ थमे। हाइफा सिकंदर के अपने बालों में और बहज़ाद शाह के दरवाजे पर। वो भूल गया था कि उस वक्त उसके कमरे में कोई सिनफ़े नाजुक भी मौजूद है। उसके बालों पर एक ही निगाह डाली थी बहज़ाद ने जो कमर से नीचे तक थे और खूबसूरत थे बिलाशुबा। लेकिन फिर फ़ौरन दरवाज़ा बंद करता बाहर निकल गया कि उसने उस लड़की को अब तक बेहिजाब नहीं देखा था। हाइफा का चेहरा सुर्ख पड़ा। उसने लड़की से अपना हिजाब पकड़ा जो तकरीबन सूख गया था। तेज़ी से उसकी शर्ट वहीं रखती बाहर निकल गई। वो जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहती थी लेकिन बाहर खामोशी देखते उसकी आंखों में मोती चमकने लगे। सदफ और शफीक अंकल उसे छोड़ गए थे। अब वो कैसे जाएगी? अम्मा को क्या जवाब देगी? वो डर गई थी। उसका दिल किया धाड़े मार कर रो। वो ऐसी ही तो थी, छोटी छोटी बातों पर रो देने वाली। और आंखों से आंसू गिरने लगे तो वो बाहर निकली। वो गेट पर खड़ी अब ज़ारो कतार रो रही थी। रात के 11 बज रहे थे। उस वक्त तो वो बाहर कभी निकली भी नहीं और ना उसे कभी सिकंदर साहब ने निकलने दिया था। वो क्या बताएगी उन्हें? उसका दिल धड़का। बहज़ाद ने उसे रोते देख बहज़ाद ने उसे बाहर खड़े रोते देख लिया था इसलिए उसके पीछे जाकर अपने कदम रोके। ड्राइवर को बता दो वो छोड़ देगा तुम्हें घर। अब के उसके लहजे में नरमी थी लेकिन कुछ सर्द मोरी अब भी बरकरार थी। नहीं मैं चली जाऊंगी। वो सूं सूं करती अपने दुपट्टे से नाक साफ करते बोली। मिस हाइफा वक्त काफ़ी हो गया। वो ना चाहते हुए भी बोल पड़ा। शायद उसकी जगह कोई उसकी क्लास की लड़की होती तो वो मुड़कर देखता भी नहीं, लेकिन सामने मौजूद लड़की रो रही थी और बहज़ाद शाह कहाँ लड़कियों को रोते देखा था। जाओ बिलाल छोड़ कर आओ इन्हें, उसने ड्राइवर को कहा तो हाइफा ने हल्की सूजी सुर्ख निगाहें उठाकर उसे देखा। मैं किसी पर कैसे भरोसा? बहज़ाद शाह ने उस छोटी सी लड़की को देखा फिर हाथ आगे किया तो बिलाल ने गाड़ी की चाबी उसे दी और हैरान सा वापस पलट गया। मुझ पर भी भरोसा नहीं करती तो घर फ़ोन कर लो। वो गाड़ी में बैठता बोला लेकिन चंद सानिये सोचने के बाद हाइफा बैठ गई। अब तक उसकी मदद के सहारे थी इसलिए अब भी बैठ गई और दुपट्टे से दोबारा नाक साफ किया। बहज़ाद शाह के माथे पर बल पड़े। घर में कौन कौन है तुम्हारे? जी। हाइफा ने उसे मुड़ते देखा। भाई है तो उसे बोलो तुम्हें बाहर आकर ले जाए, घर के आगे नहीं उतारूंगा मैं। वो बोला तो हाइफा ने सर हिलाया। उसकी इतनी एहतियात पर हाइफा की आंखों में तशक्कुर के रंग दिखे और फिर बैग से फ़ोन निकालते अंस का नंबर मिलाया। जी अपिया। अंश तुम बाहर आ जाओ गली तक। क्यों, क्या हुआ है? आप रोई हुई हो? क्या हुआ मुझे बताओ। अंश जो रात देर तक पढ़ता था कि इम्तहानात सर पर थे फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ। अपनी बहन से जितनी लड़ाई और नाराज़गी सही लेकिन वो दोनों एक दूसरे पर जान झड़कते थे। कुछ नहीं हुआ।
आप प्लीज़ जल्दी आ जाओ, वो बोली और दूसरी तरफ की आवाज़ भी बहज़ाद शाह को बखूबी सुनाई दी। यहाँ से राइट, वो बताने लगी। बहज़ाद, आई एम सॉरी और थैंक यू, वो कहती गाड़ी से उतरी। बहज़ाद शाह ने सामने खड़े उस कमज़ोर से लड़के को देखा जो अपनी बहन को देखता फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ा और फिर उससे कंधा गुजारते उसे हिसार में लेता झुककर तशवीश में ना जाने क्या पूछ रहा था। वो मुतमईन होता गाड़ी रिवर्स करने लगा। आज बहज़ाद शाह ने पहली बार किसी सिन्फ़े नाजुक को लिफ्ट दी थी। उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट पर पहली बार कोई लड़की बैठी थी। ये मर्तबा हाइफा सिकंदर हासिल कर चुकी थी। उसकी सीट पर निगाह दौड़ाई तो उसका बैग वहीं पर मौजूद था जो उसके फ़ोन निकालते वक्त अपने साथ सीट पर ही रखा था। शायद बेवकूफ़ लड़की, उसने आज तक इतनी लापरवाह लड़की नहीं देखी थी। लेकिन वो उसे घर तक छोड़ तो आया था, लेकिन जानता नहीं था, बिल्कुल नहीं जानता था कि घर है कहाँ। दिन यूं ही तेज़ी से गुजर रहे थे। उन सब में बहज़ाद की मुलाकात उस लड़की से नहीं हुई थी। उसका बैग बहज़ाद शाह की गाड़ी की पिछली सीट पर पड़ा रह गया, जिसे हाइफा ने पागलों की तरह ढूंढा था। लेकिन उसका गम ख़त्म नहीं हो रहा था, क्योंकि उसमें उसके फेवरेट ग्लोव्स और इकलौता महंगा परफ्यूम था। क्या खबर है शाह? उसने ईयरपीस पर उंगली रखते इस्तफसार किया। स्ट्रीट एफ, फ्लैट नंबर 3, बिल्डिंग के कैमरास हैक करो फ़ौरन। उसने तेज़ी से हुक्म दिया तो सफ़ीर के साथ मौजूद वहाँ टीम अपना काम तेज़ी से करने लगी। डन, सफ़ीर शाह की आवाज़ गूंजते उसने सफ़ेद हुड को सर पर पहना और बिना मास्क लगाए अंदर दाखिल हुआ। अब वक्त आ गया फैज़ शाह कि तुमसे रूबरू मिला जाए, कि सालों तुम्हें ढूंढने में लगाए हैं मैंने। वो फ्लैट के बाहर खड़ा था और जेब में लगा कैमरा ऑफ किया, और ऐसा पहली बार हुआ था। भाई भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, सफ़ीर शाह चिल्लाया, क्योंकि राब्ता मुनक़ता हो गया था। बहज़ाद शाह ने बेल बजाई और इंतज़ार करने लगा। दरवाज़ा खोलने वाला पल में ठिठका था। कौन? बहज़ाद शाह के चेहरे पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट फैली। खून की कशिश लगता है ख़त्म हो गई है चचा जान। नहीं तो बहज़ाद शाह को तो दुनिया जानती है, वो कहता अंदर दाखिल हुआ। लेकिन सामने मौजूद नीम बरहना औरत को बैठे हराम मशरूब पीते देख बहज़ाद शाह की आंखों में नफ़रत उस शख्स के लिए और बढ़ गई। बाहर निकलो, फैज़ शाह चिल्लाया था। इतने सालों बाद अपने भाई के बेटे को देखते वो भुचंका ही तो रह गया था। इतनी जल्दी क्या है? बहज़ाद ने टांग पर टांग रखते तेज़ाब की बोतल को बैग से निकाला तो वो औरत उसी हुलिये में बाहर निकल गई। फैज़ शाह के कदम भी बाहर की तरफ बढ़े थे। इससे पहले कि वो भागता, बहज़ाद ने दरवाज़ा लॉक करते उसे घसीटते उसके कमरे में ले जाते धक्का दिया। फैज़ शाह इस उम्र में उसकी मजबूत जसामत का मुकाबला नहीं कर पाया था। तो आपको लगा था कि हारून शाह का खून कभी आपके रूबरू नहीं होगा? ऐसा कैसे सोच लिया आपने, इतने गुनाहों के बाद भी? मुअज़्ज़िज़ चचा जान, अपने बेटे के नाम की गीदड़ भभकियाँ मुझे मत बता देना। बहज़ाद शाह हूँ मैं, उसको भी तबका मार देता, लेकिन किस्मत अभी उसका साथ दे रही है। तो बताएं, क्या कर लिया इतनी दौलत का आपने? क्योंकि अगले चंद लम्हों में आपकी दौलत, आपका इल्लीगल धंधा, आपके माफिया से ताल्लुकात, आपके नक्शे कदम पर चलता आपका बेटा और आपके सोर्सेज किसी काम के नहीं होंगे। बहज़ाद शाह ने कदम आगे बढ़ाए और बिल्कुल उसके सामने जा ठहरा। फैज़ शाह पे से बाहर होता खड़ा हुआ था, लेकिन बहज़ाद शाह ने टांग में फायर करते उसे खड़ा होने से भी कासिर कर दिया। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों? बहज़ाद शाह ने उसके पास बैठते कहा तो वो तब से चेहरे पर मौजूद ठंडे तासुरात पल में बदल गया। चेहरा खतरनाक हद तक सूख पड़ गया था और दिमाग की नसें उभरने लगी थीं कि उस वक्त वो अपने बाप के कातिल के सामने मौजूद था। तुम्हारे बाप को मैंने मारा था, लेकिन माह न जाने कितने दिन बिस्तर पर लगी रही थी। आंसू तो निकलते ही नहीं थे। उसकी ज़िंदगी का वाहिद शख्स, वाहिद सहारा भी छीना जा चुका था। उसको बताया गया था कि उसके बाप का कत्ल हुआ है, उसे जलाकर मारा गया है। किसी की क्या दुश्मनी थी उसके बाप से, और क्या लोग इतने जालिम हैं कि किसी को यूं सरेराह कत्ल कर दें? वो बस होश में आते यही सोचे गई। ज़िंदगी पहले भी आसान नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि उसका बाप उससे मोहब्बत करता है। यही वजह थी कि अशरफ फैज़ की नापसंदीदगी के बावजूद भी कभी फैज़ शाह के सामने उसको हरासा नहीं कर पाया था वो। लेकिन अब उसकी आंखें जलने लगी थीं। अब नीचे से आवाज़ें आने लगी। कौन आया है? वो चकराते सर से बोली। पता नहीं बीबी जी, मैं देखती हूँ, मुलाजमा बोलती बाहर निकल गई। लेकिन आवाज़ें बढ़ती चली गईं तो वो अपनी जगह से बमुश्किल उठी और चकराते सर को थामे बाहर निकल गई। रीलिंग पकड़कर दरवाजे तक आई, लेकिन सामने का मंजर देखकर बेयकीन सी लड़खड़ा गई।